नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना यह पड़ेगा कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो देखो, मैंने आपको संघीय व्यवस्था में बताया था कि यहां पर हमारे जो शक्तियों का बंटवारा है वो दो प्रकार की सरकारों के बीच में किया गया है। एक तो है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार हमारी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल है, राज्य सरकार हमारा मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। इन सब के अलावा एक सरकार और होती है, देखो, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। इस सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो हमारे सबसे करीब भी होती है हमारी सरकार, वो हमारी कौन सी है? स्थानीय सरकार है। ठीक है, कौन सी? हमारे गांव में जैसे सरपंच होते हैं, ये हमारी स्थानीय सरकार है। गांव में किसी को भी किसी भी प्रकार की जब कोई पानी से संबंधित या बिजली से संबंधित या किसी अन्य प्रकार की समस्या आती है तो हम न तो हमारे एमएलए के पास जाते हैं, न ही एमपी के पास जाते हैं, न प्रधानमंत्री के, न मुख्यमंत्री के, सीधे हम जाते हैं गांव के सरपंच के पास। ठीक है, उसको अपने बोलते हैं स्थानीय सरकार। अब ये स्थानीय सरकार है, ये दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक है, इनको स्थानीय निकाय बोलते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकाय गांव वालों को, और शहरों में जैसे नगर पालिका वगैरह होती है उनको शहरी निकाय बोला जाता है। तो आज अपने अध्ययन करेंगे, पहले वैसे तो दोनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो पहला जो हमारा अध्ययन होगा वो ग्रामीण स्थानीय निकाय का होगा, जो है कौन सी? ग्रामीण और शहरी दोनों ही करेंगे, लेकिन पहले ग्रामीण निकाय का, जिसके अंतर्गत सरपंच, ठीक है, प्रधान और जिला प्रमुख आदि आएंगे। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, वो सारा हम देखेंगे। इससे पहले देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। अब देखो, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1990 के बाद में दो संविधान संशोधन हुए थे, एक तो 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन तो था शहरी निकाय से संबंधित, और 73वां संविधान संशोधन है ग्रामीण निकायों से संबंधित। ठीक है, आज अपने बात करने जा रहे हैं वो कौन से संविधान संशोधन की? 73वें संविधान संशोधन की, जो ग्रामीण निकायों के बारे में हमें बताता है। अब देखो, इसमें क्या है, ये पारित हुआ था सन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ? सन 1992 में। और पूरे देश में लागू कब हो गया ये? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है ना? तो ये 24 अप्रैल की जो डेट है ना, इसको अपने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस में? पंचायती राज दिवस, ठीक है ना, के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था। पारित तो कब हो गया? 1992 में, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, छोटा 1 नंबर का प्रश्न आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को। अब देखो, पंचायती राज दिवस तो मना लिया हमने, इसके बाद में जो मुख्य बात है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अपने यहां पर जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग या 3 स्तर। पहला होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संस्था कौन सी होती है पंचायत समिति की, वो देखेंगे। तो सबसे छोटी जो संस्था होती है वो कौन होती है? ग्राम पंचायत। कैसे बनती है ग्राम पंचायत? ये एक गांव है, मान लो, क्या है? गांव। ठीक है ना? अगर ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है तब तो एक गांव, और अगर इसमें जनसंख्या कम है तो इस जैसे एक ये गांव हो गया और एक ये गांव हो गया। छोटे छोटे गांव हो गए। ठीक है, एक गांव का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी।
अब थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है तीनों गांव में, तो तीनों गांव को जोड़कर, तीनों ही गांव की जनसंख्या को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? ग्राम पंचायत। लगभग देखो जो गांव है वो है 2 या 3 जो गांव हैं उनको मिलकर या उनको मिलाकर एक पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से वो गांव बड़ा है तो एक ही गांव की क्या है वो पंचायत बन जाएगी, ग्राम पंचायत। लेकिन देखो अपने आसपास के, आप खुद अपने घर वालों से पूछो कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें कितने गांव शामिल हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा ग्राम पंचायत हमारी कितने गांव से मिलके बनी है। जैसे मेरा गांव है बुकाना और मेरी जो ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, ठीक है। वैसे ही आप भी अपने जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि आपके, अगर आपको नहीं पता है तो आपके गांव में कितने, आपकी ग्राम पंचायत उसमें कितने गांव शामिल है, ठीक है ना। तो ये होगी ग्राम पंचायत। क्या हो गई? ग्राम पंचायत। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा गांव है, उस एक ही गांव की 2 या 2 से ज्यादा क्या हो जाती है? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो देखो ये ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। और इस ग्राम पंचायत है ना, इसको बोलते हैं ग्राम स्तर। क्या बोलते हैं? ग्राम स्तर। ये स्थानीय निकाय हमारा कौन से स्तर का है? ग्राम स्तर का। अब इसका गठन कैसे होता है ग्राम पंचायत का? देखो मैं आपको बताता हूं। ये ग्राम पंचायत है, ठीक, ग्राम पंचायत आपको बता दिया मैंने, 3 गांव से मिलकर बनी है, ठीक है। ये तीनों गांव है, इनको मैं मिटाऊंगा नहीं, ये तीनों गांव इसमें शामिल है। अब इन गांव में भी वार्ड होती है, इस पूरे पंचायत को वार्डों में बांट लिया। जैसे पहला गांव है, इसमें 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और ये 4 नंबर वार्ड हो गया। फिर दूसरे गांव का ये 5 नंबर वार्ड हो गया, ये 6 नंबर वार्ड हो गया, ये 7 नंबर, और यहाँ 8 नंबर और 9 नंबर। इस पूरी पंचायतों को वार्डों में बांट लिया, ठीक है। अब देखो हर 5 वर्ष के नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं सरपंच के चुनाव। सरपंच, इन चुनाव में एक तो सरपंच और क्या चुना जाता है? वार्ड पंच। क्या चुनते हैं? वार्ड पंच। अब यहां इस पंचायत में कितने सरपंच चुने जाएंगे ये बताओ आप। तो देखो हर पंचायत में एक ही सरपंच होता है। कितना सरपंच होता है? एक। इस पूरी पंचायत में एक क्या चुना जाएगा? एक सरपंच चुना जाएगा, ठीक है। कौन चुनेगा? इस सरपंच का चुनाव कौन करेगा? ये जो पूरी ग्राम पंचायत है, पूरी ग्राम पंचायत है, इसकी वयस्क जनता, जिसका मतलब है जिसकी उम्र है वो 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसको वोट देने का अधिकार होता है और वो सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं पूरी पंचायत के, किसी एक गांव के नहीं, इन तीनों गांव के। फिर बनते हैं वार्ड पंच, मतलब सरपंच तो बन गया एक, ठीक है। अब वार्ड पंच देखो, ये वार्ड है, इस गांव का नंबर 1 वार्ड, तो यहां से एक वार्ड पंच चुन गया, एक। फिर दूसरे में क्या है? एक वार्ड पंच चुना गया। तो देखो वार्ड पंच कितने चुने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वार्ड पंच चुने जाएंगे। सरपंच 1 हो गया, वार्ड पंच हो गए देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वार्ड पंच हो गए, ठीक है। सरपंच 1 और वार्ड पंच 9 कैसे हुए? क्योंकि उस पूरी पंचायत को 9 वार्डों में हमने बांट रखा था। हर वार्ड से क्या है? एक वार्ड पंच का चुनाव भी हुआ। अब देखो ग्राम पंचायत जो होती है उसमें एक उप सरपंच भी होता है। क्या होता है? सरपंच के अलावा उप सरपंच। उसका काम यही होता है कि अगर किसी कारणवश सरपंच मर जाए या कोई अन्य ये इस्तीफा दे दे, तो जब तक अगला सरपंच नहीं चुना जाए तब तक वो सरपंच का जो कार्य है वो करता है। उसका चुनाव कैसे हो गया? अब देखो मैंने आपको बताया था सरपंच को तो किसने चुन दिया? पूरी ग्राम पंचायत ने। और वार्ड पंच के चुनाव में भाग कौन लेगा? सिर्फ जैसे 1 नंबर वार्ड का वार्ड पंच है ना, इसके चुनाव में 1 नंबर वार्ड के लोग ही भाग लेंगे। 2 नंबर वार्ड पंच के चुनाव में 2 नंबर वाले भाग लेंगे, 3 नंबर में 3 नंबर वाले, ठीक है। अब वार्ड पंच कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इनमें आधे से ज्यादा लोग मिलकर अपने में से एक को क्या चुन देंगे? उप सरपंच। जैसे ये भी उप सरपंच बनना चाहता है और ये भी, तो 9 सदस्य बाकी बच गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 1 खुदा 8 9।
तो 9 में आधे से ज़्यादा, कितने, आधे से ज़्यादा सदस्य जिसकी तरफ हो जाएंगे वो उप सरपंच चुना जाएगा। यानी कि 9 में से आधे से ज़्यादा हो गए 5 जने ऐसे कह देंगे ना कि ये फलाना उप सरपंच होना चाहिए, तो वो उप सरपंच होगा। यानी कि जो वार्ड पंच है ना वो अपने में से ही एक को क्या चुनते हैं, उप सरपंच। उप सरपंच के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होते, जो वार्ड पंच चुना होता है ना हमारा वार्ड पंच, वही क्या है, उप सरपंच बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये गठन हो गया किसका, ग्राम पंचायत का, पंचायत बन गई हमारी। और देखो अपने को सिर्फ इतना याद करना है कि प्रथम जो सबसे पहली जो स्टेज होती है पंचायत समिति, पंचायती राज की 73वें संविधान संशोधन की, वो होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्राम स्तर पर होती है। और इसके मुखिया को बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है। और ये सरपंच के साथ एक उप सरपंच भी होता है। कौन होता है, उप सरपंच। लेकिन मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच, ठीक। अब दूसरी जो देखो क्या है अवस्था आ जाती है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। ये तो एक बार हमारे ग्राम पंचायत को मिटा देते हैं अपने। दूसरा क्या है, पंचायत समिति, ठीक है। क्या चीज है, पंचायत समिति। पंचायत समिति में भी देखो एक किसी क्षेत्र विशेष को उसमें बांट लिया जाता है, वार्डों में बांट लिया जाता है, एक तरह से चुनावी क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। जैसे ऐसे मान लो कोई अपने पंचायत समिति ले लेते हैं, जैसे चिड़ावा पंचायत समिति ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। चिड़ावा पंचायत समिति मान ली हमने, चिड़ावा मान लेते हैं। या फिर ए, इसका देखो पंचायत समिति का नाम क्या है, ए, ये क्षेत्र है। इसमें जो सीटें हैं ऐसे मान लो कि ये क्षेत्र आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने क्षेत्र आगे, 14, ठीक है ना। पंचायत समिति क्षेत्र बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, पंचायत। आपने सुना होगा 10,000 वाले चुनाव, 10,000 आबादी वाले चुनाव, 50,000 वाले चुनाव, तो ये वो 10,000 वाले चुनाव हैं। इनमें जैसे 14 क्षेत्रों में बांटा गया है इनको, 12 क्षेत्रों में बांटा गया ना करें, ये अपना कितने में 1 2 3 4 5 5 10 5 15 क्षेत्रों में बांटा है इनको, 14 नहीं 15 में। तो ये अलग अलग सदस्य है, अलग अलग क्षेत्र से चुन के जाएंगे। तो यहां से कितने सदस्य चुन के गए, 15, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये चिड़ावा ब्लॉक है, चिड़ावा पंचायत समिति है, ऐसे याद रह जाएगा आपको, चिड़ावा, ठीक है ना, मान लो ये, ठीक है ना। चिड़ावा में ऐसे मानना जाता है कि 15 क्षेत्र हैं इसमें, तो 15 क्षेत्र हैं, तो उनमें से अलग, यहां पर देखो पार्टी वाला सिस्टम चलता है, वोट पड़ते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, मुख्यतः 2 ही दल होते हैं, या अन्य। अब इन 15 सीटों में से 7 सीटें जीत जाती है कौन है, बीजेपी, 7 जीत जाती है कांग्रेस, 1 अन्य, ठीक है ना। तो अब इनमें से क्या होगा, जिसके पास सरकार किसकी बनेगी, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी आधे से, तो 15 की आधे से ज्यादा होती है 8, तो 8 तो किसी के पास है नहीं, 7 और 7 दोनों के पास है। तो ये अन्य मान लो यहाँ पर कांग्रेस के पास चले जाते हैं, कांग्रेस के पास हो जाते हैं 8। तो यहाँ पर देखो सरकार में प्रधानमंत्री वगैरह कुछ नहीं बनता, यहाँ पर जिसके पास ज्यादा सदस्य जीत जाते हैं जिस पार्टी के, उसका बन जाता है प्रमुख, जिसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, ठीक है। हर पंचायत समिति में एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान। तो देखो दूसरी जो हमारी पंचायती राज की जो स्तर है वो है पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्तर। और इसका मुखिया कौन होता है, प्रधान। उसी प्रकार हमारी क्या होती है, जिला परिषद, ठीक है। उसमें भी इसी प्रकार, ऐसे मान लो जिले को 15 भागों में बांट लिया हमने, 50,000 की आबादी होती है लगभग यहाँ पर, ठीक है ना, एक सीट के लिए। तो 15 में से वही सिस्टम है, जिसके पास, जिस पार्टी के पास ज्यादा आ जाएंगे ना, उसका यहाँ पर जैसे प्रधान बना था ना ये, वैसे यहाँ क्या बन जाएगा, जिला प्रमुख, ठीक है। पहली जो समिति, जो पहला स्तर है वो ग्राम पंचायत है, जिसका मुखिया होता है सरपंच। दूसरी पंचायत समिति, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधान। फिर जिला परिषद, जिसका मुखिया होता है जिला प्रमुख, ठीक है ना। इस प्रकार ये मिलके, ये जो ढांचा मिला है ना, पूरा ढांचा मिल गया है, इसको बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं,
पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन बोला जाता है इसको। कौन सा संविधान संशोधन बोला जाता है? 73वां संविधान संशोधन बोला जाता है। थोड़ा मोड़ने में आज दिक्कत है। तो देखो ये संविधान संशोधन हुआ, जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे? 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए। 73वें संविधान संशोधन के बाद में क्या क्या मतलब चीजें सुधार हुआ, उससे पहले क्या नहीं था, तो वो बताते हैं अपने 73वें संविधान संशोधन है ना, इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता तो ये होगी त्रिस्तरीय प्रणाली, कि हमारे यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण जो निकाय है ना, उनको 3 स्तरों में बांटा गया है। त्रिस्तरीय प्रणाली को मतलब क्या है? 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। अब अपने देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता। 73वें संविधान संशोधन की दूसरी विशेषता क्या है वो अपने देखेंगे। अब देखो विशेषताओं में जो दूसरी विशेषता वह है प्रत्यक्ष निर्वाचन। पहली विशेषता तो होगी त्रिस्तरीय व्यवस्था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन देखो, एक तो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन और एक प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष होता है सीधा, अप्रत्यक्ष किसी के द्वारा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं फिर, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये चौक है, ये किसी को सीधे पकड़ाई, ये होगी प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, मैंने किसी व्यक्ति को ये दी भी, फलाने आदमी को ये चौक दे देना, वो होगी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि किसी के द्वारा। तो यहाँ पर देखो इन संस्थाओं का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि सीधे कौन करती है? जनता, ठीक है ना। उस क्षेत्र की जनता है वो सीधे चुनाव में भागे लेती है। ऐसी जनता जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो। हमारे देखो जितने भी लगभग चुनाव होते हैं, जनता को वोट देने का जो अधिकार होता है ना, वो लगभग वयस्क जो नागरिक होते हैं उन्हीं को होता है 18 वर्ष। जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, उस समय ये उम्र थी 21 साल, यानी कि प्रत्येक 21 वर्ष प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब इसको संविधान संशोधन करके कितना कर दिया गया है? 18 हो सकता है भविष्य में और कम या ज्यादा भी कर दिया जाए, वो संविधान संशोधन की बात है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि इन सभी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो 2 विशेषता हो गई, पहली हो गई त्रिस्तरीय व्यवस्था, दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब है आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था क्या है? देखो चुनाव जो है हमारे यहाँ पर, ये पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनमें एक तो महिलाओं को, ठीक है, 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। कितनी? 1/3। किनके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है। क्यों की गई है ये महिलाओं के लिए? क्योंकि देखो महिलाएं हैं वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाने से हमेशा से क्या रही हैं? वंचित। और इस महिला वर्ग है, इसको एक शोषित वर्ग माना गया है कि पीछे जो सदियों से ये क्या अत्याचार का सामना करते हुए ये आई हैं और इनका सदा अत्याचार हुआ है। कभी इनको क्या है समाज में बाहर निकलने का या राजनीति में आने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को क्या है? ऐसे अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो महिलाओं को ये राजनीतिक अधिकार संविधान ने प्रदान कर दिया था, लेकिन इसको और भी ज्यादा देखो ताकतवर बनाने के लिए 1/3 जो महिलाएं हैं, 1/3 सीट जो है वो महिलाओं को प्रदान कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। अब आरक्षण का मतलब देखो क्या है? मतलब प्रत्येक 3 सीटें जो होंगी उनमें से एक तो महिला की होगी ही होगी। मतलब अगर 100 सीटों पर चुनाव होता है या फिर 300 सीटों पर चुनाव होता है ना, 300 सीटों पर, उनमें से 1/3 यानी कि 300 का तीसरा हिस्सा कितना हुआ? 100 सीटों पर तो केवल कौन चुनाव लड़ेंगी? महिलाएं। इन सीटों पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको बोलते हैं आरक्षण, ठीक है। 1/3 आरक्षण है। अब महिलाएं जब चुनाव लड़ेंगी तो सरपंच भी कौन बनेंगी? महिलाएं ही बनेंगी। कुछ अब देखो महिलाओं को चुनाव लड़ाना पड़ेगा, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को न चाहते हुए भी महिलाओं को चुनाव लड़वाना पड़ता है आरक्षण में, अन्यथा इनको चुनाव लड़ने का कभी मौका मिलता ही नहीं, ठीक है। और मिलता तो ये जीतती नहीं। अब यहाँ महिलाएं लड़ेंगी तो महिलाएं जीतेंगी, सरपंच भी बनेंगी, ठीक है। तो 300 में से 100 यानी कि 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित कर दी गई हैं? महिलाओं के लिए। अब बाकी कितनी बची? 200 सीटें।
इन पर महिलाएं नहीं लड़ सकती क्या चुनाव? लड़ सकती हैं, इन 200 पे भी लड़ सकती हैं, ठीक है ना। ये 100 सीट तो कन्फर्म ही है, बाकी इन 200 सीटों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है और पुरुष भी लड़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100 सीट आरक्षित होगी तो इन पे महिलाएं नहीं लड़ सकती चुनाव। आरक्षित का मतलब तो ये हो गया कि ये तो कन्फर्म महिलाओं के लिए है ही है, बाकी इनमें भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। एक तो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, दूसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST और OBC, ठीक है ना। इन वर्गों को भी आबादी के हिसाब से, इन जो क्षेत्र हैं जिनमें इनकी आबादी जो घनत्व है इनका वो बढ़िया है, वहां पर जो सीटें हैं इनके लिए क्या कर दी गई हैं? आरक्षित कर दी गई हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ गांव ऐसे होते हैं जिन गांव में किसी एक विशेष जाति की जो संख्या वो ज्यादा होती है, तो दूसरी जो जाति है जैसे SC है ST है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है? आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है कि मतलब कौन सी सीट है वो SC के लिए आरक्षित होगी और कौन सी ST के लिए, कौन सी OBC के लिए और कौन सी महिलाओं के लिए। तो इसको बोलते हैं आरक्षण या आरक्षित व्यवस्था या आरक्षण व्यवस्था। ऐसा किस लिए किया गया? कमजोर तबके हैं उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके, वो भी जब राजनीति में आएंगे ये कमजोर तबके तभी अपने विकास का मतलब लाभ उठा पाएंगे। कमजोर तबके होते क्या हैं? वो तबके जिनको शोषण का सामना है वो क्या है करना पड़ा है और जो क्या है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। जैसे कमजोर तबकों में मुख्य तो हमारे यहाँ कौन आते हैं? SC ST और महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, ठीक है, ये कमजोर तबकों में ही आते हैं। लेकिन जो आरक्षण है वो किसको मिला है? महिलाओं को, SC ST और OBC यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ताकि इनका क्या है राजनीतिक विकास हो सके। तो तीसरी विशेषता हमारी होगी आरक्षण व्यवस्था, ठीक है। अब देखो पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, और ये सारा ये सब जो सिस्टम हो रहा है ना वो 73वें संविधान संशोधन के बाद में हो रहा है। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने से पहले कोई आरक्षण नहीं था, कोई त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। सीधा ऐसे ही कोई गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को कह देते थे ये आज के बाद में हमारा मुखिया होगा या सरपंच होगा, इतने को इसके पास अधिकार भी नहीं थे। लेकिन ये जो पंचायती राज का स्वरूप बदला है ना आज, जो अपने वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये किसके कारण बदला है? 73वें संविधान संशोधन के बाद में ही बदला है। तो अब देखो 73वें संविधान संशोधन के बाद में निश्चित कर दिया गया कि संस्थाओं के जो चुनाव है वो हर 5 वर्ष बाद होंगे। पहले चुनाव होते नहीं थे, ठीक, उससे पहले मतलब बहुत कम चुनाव होते थे, कोई निश्चित अवधि भी नहीं थी निश्चित। 3 वर्ष के लिए भी चुना जाता था या फिर कोई 8 वर्ष के लिए चुना जाता है, कोई 10 वर्ष के लिए। अब देखो ये निश्चित कर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के बाद कि पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जो तीनों स्तर हैं, जितने भी स्तर हैं, इनमें हर 5 वर्ष बाद में क्या होंगे? चुनाव होंगे, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि इन सदस्यों का कार्यकाल कितना निश्चित कर दिया गया है? 5 वर्ष। सिर्फ आपातकाल की स्थिति में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखो, या फिर कोई विशेष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, जिसके कारण चुनाव तो होने तो थे फरवरी मार्च में, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए और आगे कब होगा इसका पता भी नहीं है, क्योंकि कब तक ये महामारी चले, ठीक है ना। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका जो कार्यकाल है वो क्या है? आगे किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है? मान लो सरपंच है, उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए कर दिया, या किसी सदस्य का चुनाव हमने 5 वर्ष के लिए कर दिया, तो 5 वर्ष से पहले भी देखो क्या हो सकती है? पंचायत समिति या जो भी है वो भंग हो सकती है। अगर जैसे हमारी ग्राम पंचायत है उसमें जो सरपंच है उसकी मृत्यु हो जाए, तो मैंने आपको बताया था उसकी जगह फिर कार्य करता है उप सरपंच, लेकिन उप सरपंच है वो भी सिर्फ 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। अगले 6 महीने के भीतर अगर चुनाव पास में नहीं है तो अगले 6 या ये नियम है कि 6 माह के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। कितने वर्ष है? 5 वर्ष, ठीक है। हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे और किसी कारणवश से अगर पद है वो रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने
पड़ेंगे। कितने माह के भीतर? 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगले अपनी विशेषता ये हो गई कौन सी? निश्चित कार्यकाल। फिर है राज्य का निर्वाचन आयोग। ये क्या चीज है? देखो, अन्य जितने भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, उन चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? केंद्रीय जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, उसकी होती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इतना बिजी रहता है कि वो स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवा सकता। वो बहुत ज्यादा क्या है, कार्यभार है उसके ऊपर है। इसलिए जो राज्यों की जो पंचायती राज है या फिर शहरी निकाय हैं, इनकी चुनाव या इनका चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? राज्य के निर्वाचन आयोग की, जो समय समय पर इन संस्थाओं के चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कई बार प्रश्न आ जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए, क्या क्या कार्य हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो क्या होता है, जब चुनाव होते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया तो यही है कि जो कुछ लोगों के वोट नहीं होते, जैसे अभी कोई व्यक्ति 17 साल का है और अगले चुनाव तक वो क्या 18 साल कंप्लीट कर ले, तो ऐसे नए व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बूढ़े बुजुर्ग जिनकी टिकट कट जाती है, ऊपर चले जाते हैं, उनका क्या करना होता है? नाम हटाना भी होता है। तो नाम जोड़ना नए और जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम हटाना, ये जो पहला कार्य है वो क्या है? राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये काम कर दिया। मतदाता सूची तैयार करना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मतदाता सूची तैयार करना और उसमें परिवर्तन करना, नए वोट जोड़ना। क्योंकि देखो, अभी आप 12वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है, हो सकता है आप में से कोई 14 वर्ष का भी हो, 14 के लगभग हो, या आप 14-15 साल के हो, आप 12वीं क्लास में हो गए, 15 साल के हो लगभग आप, अभी आप नहीं वोट डाल सकते। लेकिन अगले जब सरपंच के चुनाव आएंगे तो आप सभी 18 वर्ष कंप्लीट कर लोगे, तो आपका राजनीतिक अधिकार जो वोट देने का है वो आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए देखो, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो आपके वोट बना के जाएगा, आपके घर पे आके मतदाता सूची में आपके नाम जोड़ के जाएगा। तो पहला कार्य तो राज्य निर्वाचन आयोग का ये होता है। उसके बाद में चुनाव की तैयारियां करना, आचार संहिता लगाना, ठीक है, फिर चुनावों को करवाना, फिर उसके बाद में मतगणना करना, और फिर मतगणना होने के बाद में कौन सरपंच बना उसका नाम अनाउंस करना, उसके हस्ताक्षर वगैरह करा के उस मतलब सरपंच को नियुक्त करवा के उसके बाद में वो क्या है? अपने कार्य से फ्री होता है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? राज्य के निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो देखो यहां पर राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, न कि केंद्र का निर्वाचन आयोग। ये भी अगली इसकी क्या है? विशेषता है। कौन से? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन। भाई इन खर्चे, इनके पास पैसे कहां से आएंगे चलाने के लिए? ठीक है, सरकार देगी। कौन सी सरकार देगी? इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर कर वगैरह लेने का अधिकार है, वो क्या है? इनके पास होता है। इसको बोलते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है ना। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें हैं, इनके कुछ कार्य होते हैं, उन कार्यों को निष्पादित करने के लिए इनको खर्चे की जरूरत होती है। जैसे गाँव में पानी, लाइट की व्यवस्था करना, ठीक है, मरे हुए पशुओं का निस्तारण करना, इसके अलावा साफ सफाई का जो कार्य है, तो उनके लिए जो धन है वो कहां से आता है? वो आता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो प्रति 5 वर्ष में होता है। हर 5 वर्ष में क्या है? इस वित्त आयोग का गठन होता है, जो राज्यपाल को समस्त आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। ठीक है, आय के स्रोत होते हैं, देखो इनके कुछ सरकार के पास से पैसे आ जाते हैं, कुछ जो सार्वजनिक जो ये गांव के जो दुकानें वगैरह होती हैं, सरकारी जो दुकानें वगैरह, इनका किराया आ जाता है, या गांव में लगने वाले जो मेले हैं उनका किराया आ जाता है। इस प्रकार के जो मतलब आय व्यय के जो स्रोत हैं ना, उनसे वो अपना खर्चा चलाते हैं। तो अगली जो इसकी विशेषता होगी वो यही है कि राज्य वित्त आयोग का गठन। तो देखो मैंने आपको 5 विशेषता बताई हैं। प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद या संविधान संशोधन 73 है, 73वां संविधान संशोधन है, ये क्या है? तो भी यही लिखना है अपने को। और प्रश्न आ जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है बताइए, तो विशेषताओं में भी ये लिखना है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, आरक्षण व्यवस्था, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, राज्य का निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, अब देखो अपने देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखो
जो शहरी निकाय वाला जो टॉपिक है वो तो अपने क्या करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। इससे पहले देखो एक प्रश्न और आता है जिसमें पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम जो पंचायतें हैं और जो ग्रामीण जो निकाय हैं उसमें कौन कौन से अधिकार उनकी शक्तियों में वृद्धि करते हैं। और इनमें से एक छोटा प्रश्न भी आता है। छोटा प्रश्न क्या आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। वे 29 विषय जो ग्रामीण जो मतलब निकाय हैं, ये गांव के निकाय हैं, इनकी शक्ति में अभिवृद्धि करते हैं, वो 29 विषय हैं। उनमें से कुछ विषय हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो उनमें देखो सबसे पहले तो है कृषि विस्तार। कृषि विस्तार जैसा कि नाम से देखो प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र में को बढ़ावा देना, यानी कि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। अब ये कृषि विस्तार कैसे होता है, जो मतलब अनावश्यक पेड़ पौधे हैं इनको काट के, या जो बंजर जमीन है उस जमीन को कृषि योग्य बना के इस प्रकार से क्या किया जाता है, कृषि सुधार किया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र में की शक्ति में वृद्धि कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है, ग्रामीण निकायों की। तो पहला हो गया कृषि विस्तार, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है। दूसरा होता है भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या होता है, खाली पड़ी या अनुपजाऊ जो भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना। देखो पहले के जमाने में, पहले भी देखो क्या अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेज हैं वो जो खाली भूमि पड़ी होती थी उसको कृषि योग्य बनवाकर उसमें कृषि करवाते थे। उनको पता था कि खाली भूमि है वो तो क्या है, कोई कारण काम में नहीं आ रही, अगर इसके ऊपर कृषि की जाएगी तो हमारे को भी लगान प्राप्त होगा और इनका भी भला होगा। तो गांव में जो भी खाली भूमि पड़ी है या खाली क्षेत्र पड़े या बंजर भूमि पड़ी है उसको सुधारना, यानी कि उसको इस योग्य बनाना कि उसमें क्या पैदावार ली जा सके, उसको बोलते हैं भूमि सुधार। जिसके अंतर्गत उपलब्ध जो भूमि है, अगर कई बार देखो क्या होता है खाली भूमि नहीं होती उसके बाद में भी भूमि सुधार जो ये लागू किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो खेत हैं उनकी उर्वरकता शक्ति इतनी बढ़ा दी जाती है, उनमें उन्नत किस्म के जो बीज वगैरह हैं उनका इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि पैदावार है वो पहले की तुलना में क्या है, बढ़ जाती है, उसको भी बोलते हैं भूमि सुधार, ठीक है। अब देखो लघु सिंचाई व जल प्रबंधन। लघु सिंचाई आपको पता है क्या होती है, ठीक है, कम मात्रा में मतलब सिंचाई करना, बाड़ाबंदी खेतों की करके उसमें सिंचाई करना। इसके अलावा जल प्रबंधन है, भूमि पर जो बचा हुआ जो जल है, ठीक है, उसका और एक बरसात का जो जल है उसका अच्छी तरह से उपयोग करना, यानी कि अनावश्यक उसको बहने से रोकना। इस जल प्रबंधन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने कई लोगों के घरों में जो मतलब ये टांका वगैरह है, कूंड वगैरह है, ये बनवाई हैं। सरकार पैसे भी देती है इसके लिए, ठीक है ना, कूंड वगैरह बनाने के लिए, ताकि बरसात का जो जल है या वर्षा जल है उसको ग्रहण एकत्रित किया जाए। या सोखता जो गड्ढा होता है, सोखती कुई जो होती है वो बनाई जाती है जिसमें बारिश का जल है वो क्या है, एकत्रित हो जाए और भूमि का जल स्तर है वो बढ़ जाए। तो इसको बोलते हैं जल प्रबंधन है। ये शक्ति भी किसके अंतर्गत आती है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आती है। फिर पशुधन व मुर्गी पालन। इसमें पशुधन में क्या है, पशुओं की नस्ल सुधार करना, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना, इस प्रकार की अच्छी नस्लें तैयार करना जिससे अच्छा दूध उनको क्या है आगे उनसे अच्छा दूध प्राप्त हो सके। इसके अलावा मुर्गी पालन के लिए जो ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, ये कार्य भी हमारे जो ग्रामीण निकाय में आ जाते हैं। इसके बाद में मछली उद्योग, ठीक है। मछली उद्योग क्या होते हैं, मछली पालन तो आपने सुना होगा, मछली उद्योग भी होते हैं। देखो उद्योगों में भी मछलियां ले जाई जाती हैं और उन मछलियों का क्या काम होता है उद्योगों में, मछलियों का देखो बहुत ज़्यादा काम होता है। फिश ऑयल जिसको मछली का तेल बोलते हैं, उद्योगों में मतलब ये निकल के आता है, बाद में इसको अपने क्या है काम में लेते हैं। इसके अलावा इसकी जो मछली की जो ऊपर की त्वचा होती है, इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, खाल बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है ना, मछली की जो खाल है उसका क्या करते हैं, जो क्रिकेट के बल्ले बैट वगैरह आते हैं उनके ऊपर उसको चढ़ाई जाती है ताकि वो क्या है लंबे समय तक चले और उनके अच्छे स्ट्रोक हों, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मछली उद्योग के द्वारा किए जाते हैं। तो ये फिर वनों में कृषि,
वनों में कृषि आपने देखो प्राचीन समय की कृषि देखी होगी जिसको गुमंतु कृषि भी बोलते थे। वनों को काट के जला के और कृषि की जाती थी, जिससे उपजाऊ हो जाती थी वहाँ की जो मतलब जमीन है और अच्छी फसल मिलती थी। एक ऐसा चक्रण चलता रहता था जिसको गुमंतु कृषि भी कहते थे, ठीक है ना। और अन्य बहुत नामों से इसको जाना जाता है। तो वो भी क्या है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, जैसे माचिस उद्योग हो गई, ठीक है, या फिर कंबल उद्योग हो गया, ऊन से कंबल वगैरह बनाना, या घरेलू और भी मतलब हथकरघों के द्वारा क्या कपड़े तैयार करना घरों में। तो इस प्रकार के छोटे मोटे जो उद्योग है, लिफाफे बनाना, ये कौन से उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, कुटीर उद्योग है। ये इसको भी प्रोत्साहन है वो कौन दे सकती है, हमारी जो स्थानीय सरकार है वो ग्रामीण सरकार। और ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको अधिकार दिए गए। ईंधन व चारा, ईंधन यानी कि लकड़ी वगैरह जो जलाने के लिए, ठीक है ना। और चारा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। फिर इसके बाद में सड़क, पुल, नदी, तट। सड़क जानते हो, पुल भी आपने देखे होंगे सड़कों के ऊपर से मतलब या ट्रेन के जो पटरियां होती हैं उनके ऊपर से पुल बने होते हैं, ताकि क्या है नीचे से ट्रेन गुजर जाए, ऊपर से बस या अन्य व्हीकल चले, तो उनकी जो व्यवस्था करना है वो भी क्या है, इनका दायित्व होता है। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, 10वीं क्लास में भी आपने पढ़े, विज्ञान में भी, भूगोल में भी आपने पढ़े हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जिनको सदियों से काम में लिया जा रहा है, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है ना, जल विद्युत, ये हैं ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत। अब एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, जो अभी देखो काम में लिए नहीं जा रहे, लेकिन भविष्य में उनकी संभावना बहुत ज्यादा है, खर्चा ज्यादा आता है उसमें, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है। परंपरागत में तो कौन से आ जाते हैं, परंपरागत में आ जाता है पेट्रोलियम, जल विद्युत, इस प्रकार के कोयला वगैरह। और गैर परंपरागत में आ जाते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार के जो स्रोत हैं उनको जो हमारे ग्रामीण जो निकाय हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण इसके अंतर्गत आते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम चलाए ग्रामीण सरकारें जिससे क्या है लोगों की गरीबी है वो क्या हो सके, समाप्त हो सके, उनको एक निश्चित जीवन यापन करने की मतलब जो स्रोत है वो मिल सकें। जैसे नरेगा जैसी जो योजनाएं हैं इनका क्रियान्वयन करना, काम के बदले अनाज, इस प्रकार की योजनाएं बनाना। फिर पुस्तकालय, ठीक है ना, जिनको लाइब्रेरी बोलते हैं ना, पुस्तकालय जिसमें क्या है कोई भी व्यक्ति है, गांव का कोई भी बच्चा है, बड़ा है, वो क्या है अध्ययन की सामग्री आसानी से जुटा सके, न्यूज़पेपर है वो जुटा सके और उनका अध्ययन कर सके। फिर इसके अलावा मेले और बाजार, ग्रामीण जो निकाय हैं हमारे ये मेले और बाजारों की व्यवस्था करते हैं। मेला क्या होता है, जैसे जल मेला लगा दिया, मेले का मतलब ये नहीं भाई जो वैसे मेले लगते हैं, इनमें जैसे जल मेला लगा दिया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए क्या लोगों को एकत्रित कर लिया, और फिर जो भूमि का जल समाप्त हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताना और जल प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं उनको लोगों के सामने स्पष्ट करना। इस प्रकार के जो कार्य है, या हॉट बाजार लगाना, ठीक है, या घरेलू और कुटीर उद्योगों में बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनके बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना। रोजगार मेले वगैरह लगाना जिसमें लोगों बेरोजगार लोग हैं उनका मतलब उनको प्रशिक्षण वगैरह देने के सारे जो इंतजाम वगैरह है वो करना। तो ये देखो मेले और बाजार है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। तो देखो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया 73वां संविधान संशोधन। कल 74वें संविधान संशोधन के बाद में क्या है, हमारे को एक बार फिर से इस चैप्टर को मतलब आगे बढ़ाना है। 74वां संविधान संशोधन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आज वाला हमारा 73वां संविधान संशोधन है वो गांव से संबंधित था, और कल जो 74वां संविधान संशोधन होगा वो शहरों से संबंधित होगा, नगर से संबंधित होगा। ठीक है, तो देखो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।